हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद चंद्रसेन। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो भूगोल में आज स्टार्ट करते हैं जो सौर परिवार था अपना, उससे हम आगे निकलते हैं। सोलर सिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी ले रखा था। सोलर सिस्टम में बेसिकली हमने क्या क्या देखा था। प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी सैटेलाइट्स हैं, एंड अदर बॉडी कह सकते हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडी, तो अदर बॉडीज। तो ये हमारा सोलर सिस्टम में होता था। अब इस सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट थे, उस 8 प्लैनेट्स में हम अपने अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं तो फर्स्ट देखते हैं अर्थ, और अर्थ के बारे में ही हमें जानकारी रखना है। तो सबसे पहले ये है कि अर्थ में हमें बचपन में ही बताया गया है कि जो अपना अर्थ है, जो पृथ्वी जो है अपना धरती, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं? सबसे समझने की चीज़ें ये है कि इसे क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लू प्लैनेट। इट मीन्स वाटरी बॉडी या वाटरी प्लैनेट। अब ये क्या होता है? देखिए, ब्लू प्लैनेट का मीनिंग ये होता है कि आप जब किसी बॉडी को देखते हैं तो ब्लू, जैसे आप स्पेस में जाएंगे और फोटो भी देखे होंगे तो आप देखेंगे अर्थ कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि स्पेस 70.8% क्या है? इस पे वाटर है, ठीक, और 29.2% क्या है? इस पे लैंड है। इस पूरे अर्थ पे देखेंगे तो 70.8% क्या है? वाटर है। अगर आप दशमलव के बाद का नंबर नहीं याद रखना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए 70% इधर और 30% लैंड है, ठीक है। तो ये हमारा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। दूसरी बात, जो अर्थ है पूरे इस सोलर सिस्टम का जो इनर प्लैनेट होता है, इनर प्लैनेट यानी लार्जर प्लैनेट इन इनर प्लैनेट। अब बोलेंगे इनर प्लैनेट क्या होता है? इनर प्लैनेट क्या होता है? ये सन है, ये इसके 8 प्लैनेट्स हैं और इसके ये ऑर्बिट हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये सब क्या है? इनके बीच में क्या है? एक बेल्ट है। ऐसे क्या है? बेल्ट है। इस पे छोटे छोटे ऐसे पिंड हैं, बॉडीज़ हैं। इनको बोला जाता है एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टेरॉयड। तो इस एस्टेरॉयड में क्या होता है कि जो दिख रहे हैं पिंड आपको, ये इसी में इनका एक अपना खुद का एक ऑर्बिट होता है, खुद का कक्षा होता है, जिसमें ये अपना भ्रमण करते रहते हैं। तो ये है। तो यहाँ से लेके ये वाले जो प्लैनेट होते हैं, मैंने बोला था धरातली प्लैनेट यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इन्हीं को बोला जाता है इनर प्लैनेट। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट और इनर प्लैनेट्स। और इसके बाद जो एस्टेरॉयड के बाद वाले जो हैं, जिसको हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ और रीज़न नहीं है, बस बेसिकली दोस्तों क्या है, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, इट मीन्स इनर, इसके बाहर वाले को बोलते हैं आउटर। सिंपल सा। तो ये चीज़ हो गया। इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, इनके मतलब इनका खुद का एक धरातल है, यही इसका मीनिंग है। तो इस पूरे इनर प्लैनेट में आप देखोगे अपना अर्थ क्या है? सबका बाप है, यानी बड़ा है, ठीक है। ये क्या है? बड़ा प्लैनेट है। लेकिन इस पूरे सोलर सिस्टम में आप देखिएगा, पूरा सोलर सिस्टम में आप देखिएगा, सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है। तो सबसे बड़ा कौन है?
जुपिटर, जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, आवर सोलर सिस्टम क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया क्योंकि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत से सोलर सिस्टम होंगे, यानी ऐसे ग्रह, सन, स्टार्स और एस्टेरॉयड के ऐसे बहुत से ग्रुप होंगे। हमने चलो ठीक है, इसका जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसको हम आगे बताएंगे कभी। तो ये हमारा हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सबसे ज़्यादा अर्थ के अंदर कौन सा गैस प्रेजेंट है? 78% क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जो ये 78% है आपका, ये 78% नाइट्रोजन है, इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इन्वायरमेंट से हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, नो डायरेक्ट टेक इट, नहीं कर सकते। क्यों? ये इसे लेने के लिए हम इसको नाइट्रोजन को पाते थे कंपाउंड के फॉर्म में पाते हैं, यानी यौगिक के फॉर्म में पाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप प्लैनेट को नेसेसरी है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो आप देखिएगा जो दलहन की प्लांट पौधे होते हैं, जैसे दाल, मटर हो गया, अरहर हो गया, ये सब जो पेड़ होते हैं, पौधे जो होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से, अपने वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन को अपने सक करता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है। तो प्लांट उसको अपना यूज करते हैं, यानी नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं लेते। फिर उस प्लांट को हम सब खाते हैं, ठीक है, पालक हो गया साग के फॉर्म में, बकरी, गाय, भैंस सब खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड सबसे लार्जेस्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 20% ऑक्सीजन। अदर इसके अलावा आप कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है और भी छोटे छोटे मतलब परसेंटेज में गैसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये सब हमारे गैस हो जाएंगे। अब दूसरी बात, इस अर्थ की ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ये हो कि किसी भी बॉडी को जब अर्थ खींचती है अपनी तरफ, जैसे आपके जो एस्ट्रोनॉइट्स जब आते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है, तो जिस फोर्स से अर्थ की तरफ आ रहे हैं उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को पुल करना, खींचना अपनी तरफ, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है अर्थ की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके वेलोसिटी क्या है, ये भी आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। इसके वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्लायन वेग। प्लायन वेग कितना होता है, 11.186 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में आपको इस अर्थ से किसी बॉडी को बाहर फेंकने के लिए आपको 11 इट मीन्स 11 किलोमीटर पर सेकंड से आपको उसको झटका देना पड़ेगा, तब ये बॉडी इस अपने इन्वायरमेंट यानी इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो अब आइए हम समझ लेते हैं यहीं पे रॉकेट के बारे में। तो जो रॉकेट होते हैं, ठीक है, जो रॉकेट को हम जब लॉन्च करते हैं तो इसको जो वेलोसिटी देनी पड़ती है रॉकेट को, इससे थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा एक लेवल है, इस लेवल से हमें इसको आगे ले जाना, यानी हमें ऑलमोस्ट 11.2 कर लीजिए, 11.6 कर लीजिए, 11.12 कर लीजिए, इतनी स्पीड से हमें देना पड़ता है। लेकिन रॉकेट तो इससे भी स्पीड से जाता है। बिल्कुल सही है, रॉकेट जो है बहुत स्पीड से जाता है, तो हमें इतना स्पीड तो देना ही देना है ताकि हम अपना इसके वेलोसिटी यानी अपने इस इन्वायरमेंट यानी इस वातावरण से निकल सकें, ठीक है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अर्थ जो अपने एक्सेस पे कितना झुकी हुई है, 23.5 एक्सेस पे अपने झुकी हुई है। और दूसरी चीज़, जो इस पूरे सोलर सिस्टम में आप देखेंगे 8 प्लेनेट पे कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी बात को लिख लीजिए, लाइफ ऑन ओनली अर्थ प्लेनेट, अर्थ प्लेनेट। इस पूरे अर्थ पे लाइफ
एग्जिस्ट करती है और किसी भी प्लेनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और भी एक पॉइंट इसका लिख लीजिए, इसका सिर्फ ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, यानी एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट कौन सा, जिसका नाम है मून। इसी मून पे हमने क्या भेजा है, चंद्रयान 3। 2 तो फेल हो गया था, लेकिन पार्शली फेल हुआ था, आंशिक फेल हुआ था। चंद्रयान 2 का आज भी ऑर्बिटर उसके कक्षा में है और चंद्रयान 3 हमने साउथ पोल पे लैंड किया। तो ये इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक। जो ये अर्थ है, अर्थ अपने एक्सेस पे घूमती है और सूर्य की चारों तरफ घूमती है, ठीक। जो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन, यानी रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। दूसरा होता है रेगुलेशन मोशन। तो ये आपके दो मोशन होते हैं अर्थ को। अब हम समझ लेते हैं। देखिए, अपने एक्स पे अर्थ का घूमने का मीनिंग ये है कि ये सपोज करिए अर्थ है, तो ये अपने एक्सेस पे ऐसे से घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। अब अर्थ सेंटर पे है, सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ। अब जो अर्थ है और जो सारे प्लेनेट हैं वो अर्थ की सन की चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, यानी उसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और उसका परिक्रमण भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। तो जब रोटेशन मोशन होता है, ये होता है आपका 24 आवर में एक रोटेट अर्थ कर लेता है, और इसमें लगता है 365 1/4 डेज। अब 1/4 को अच्छे से समझ लीजिए क्यों लिखा जाता है। 1/4 का मतलब ये होता है पूरे दिन का, यानी 1/4 ऑफ अ डे। इसका मतलब एक दिवस की बात हम करते हैं, और एक दिवस में कितने घंटे होते हैं? 24। तो अगर अर्थ एक साल में रोटेट कर रहा, अर्थ एक रेवोल्यूशन लगा रहा है फर्स्ट ईयर में, तो 1 डे का मीन्स क्या होगा? 24 आवर। कट करेंगे तो 6 आवर, यानी पूरे इस एक साल में अर्थ जो है 365 तो आप 365 तो चक्कर लगा रहा है पूरा डे, लेकिन उनमें से 6 घंटा एक्स्ट्रा भी जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अर्थ जो है 365 तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो उसमें से 6 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है प्रत्येक वर्ष में, ऐसे ही सेकंड ईयर में भी होगा 6 आवर, थर्ड ईयर में भी होगा 6 आवर। तो जैसे ही फोर्थ ईयर में ये जंप करेगा, यानी ये जब जब ये परिक्रमण करेगा, तो ये 24 आवर हो जाएगा सब मिल के, 6 6 6 और इसका भी 6, यानी 24। इस 24 को बोलते हैं 1 डे। क्या बोलते हैं? 1 डे। ये जो 1 डे है ये ऐड हो जाता है 365 में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 366 डेज में। और इसी 366 डेज को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। बचपन में बहुत याद करते थे लीप ईयर, 365 डे। तो बचपन कभी कभी याद आता है, तो इससे जुड़े रहना चाहिए सबको कि ये बचपन की चीज़ें लीप ईयर होता है, ठीक है। और जब लीप ईयर होता है तो ये जाके फरवरी का जो मंथ होता है 29 डेज का हो जाता है, ठीक। तो बस ये है कि जिनका 29 को बर्थडे होता है, फिर वो तो 4 साल बाद मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो समझ गए ये, ठीक। अब देखिए इनसे क्या क्या परिवर्तन होता है, चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले याद ये रखिएगा, जब रोटेशन मोशन होता है तो उससे डे एंड नाइट होता है। तो जो इसका परिणाम है रोटेशन का, इसका परिणाम ये है कि डे नाइट बनता है इससे, यानी दिन और रात किसके वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से नहीं, रोटेशन की वजह से होते हैं, अपने एक्स के घूमने की वजह से होते हैं। सन की लाइटें उस पर 24 आवर में पड़ती रहती है, तो इससे दिन रात 12-12 घंटे का हम कर लेते हैं मोटे तौर पे। लेकिन ये एक्चुअल में 12-12 घंटे का हमेशा नहीं रहता है, ये किसी एक पर्टिकुलर डे पे होता है। हम उसको भी आगे आपको बताएंगे कब होता है, ठीक है। लेकिन याद ये ज़रूर रखिएगा कि जो 24 घंटे को हम
12-12 घंटे को डिवाइड करके पढ़ते हैं, ये बातें पूर्ण रूप से सही नहीं है। ये 2 डे, कुछ डेज है ऐसा जो हम आपको आगे बताएंगे कब इक्वल होता है 12-12 घंटे। अब देखिए रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण की वजह से क्या होता है, सीजनल चेंज होता है। सीजनल चेंज यानी ठंडी गर्मी मौसम जब स्टार्ट होता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है। अब हम डिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है। तो बचपन में आपने पढ़ा था सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है 15 करोड़, ऑलमोस्ट हम बोल देते हैं लेकिन 15 करोड़ से कुछ ज़्यादा होता है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक जाने में भी हमें बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस हम बोलते हैं ना, ये एवरेज डिस्टेंस बोलना चाहिए। एवरेज डिस्टेंस हम समझते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो जो अर्थ है और सन है, ये सन है, ये आपका अपने अर्थ का एक्सेस है, सॉरी ऑर्बिटल है, मतलब अपना कक्षा है ये, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटा बना दिया। अरे ठीक है, छोटा बना दिया, इसका मतलब ये होता है कि अर्थ जो सन है वो हमसे बहुत दूर है। देखने में कितना लगता है, आप देखो अर्थ इतना दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, और सन कितना दिखता है, छोटा सा दिखता है। बस ऐसे समझो ये सन हमसे बहुत दूर है। चलो अच्छा ठीक है, बड़ा बना ही देते हैं, ये हो गया बड़ा, ठीक है, सन, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये 2 अर्थ आ गया, 2 अर्थ है, नहीं एक ही अर्थ है। बस हम इसको समझाने की बात करें कि डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। देखिए एक डेट याद रखना है आपको, और डेट ये है कि डेट ये आपको याद रखना है 4 जनवरी और 4 जुलाई। देखिए कभी कभी ये 3rd भी लिखा रहता है, इससे डरिएगा मत। 3 जनवरी 4 जनवरी, बस इसके आसपास समझिए। इस दिन 2 बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, और इसी को लेके हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए जब हम 4 जनवरी की बात करते हैं, इस समय सन बहुत ही पास हो, सॉरी अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है बहुत क्लोजेस्ट होता है। कितना होता है, 14 करोड़। अब बोल रहे हैं सर बहुत क्लोजेस्ट होता है। अरे 14 करोड़ मतलब इस बॉडी के लिए, अंतरिक्ष बॉडी के लिए हम पास ही समझेंगे, ठीक है। और जब 4 जुलाई को होता है, ये करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। जब ये होता है तो इसको बोलते हैं एप्लीहीलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एप्लीहीलियन। एप्लीहीलियन, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, ठीक है। पेरी का मतलब होता है क्लोज, और एप्लीहीलियन का एप्ली का मतलब हो जाएगा आपका एप्लीहीलियन, पूरा ले लीजिए। इसको बोलते हैं फॉर, FAR, फॉर मतलब दूर, कुछ दूर पे। यानी आपका 14 जुलाई को सन, जब इस दिन हमसे सन और अर्थ की दूरी क्या होती है, सन और अर्थ की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और 14 जनवरी को इस दिन सबसे पास की दूरी होती है सन और अर्थ की, 14 करोड़ किलोमीटर। लेकिन आप थोड़ा सा अपने विवेक को आप थोड़ा सा जगाइए, तो आप सोचेंगे, देखेंगे कि जनवरी का मंथ तो बहुत हम बोल रहे हैं कि बहुत पास है, लेकिन इस समय हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किसमें मैं बोल रहा हूँ, नॉर्दर्न, यानी आपका हिंदी इसका हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब यह है, जैसे अर्थ है, अर्थ को अगर हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर दें, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो यानी उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव। तो इस दिन आप देखेंगे 4 जनवरी को हमारे यहाँ क्या रहता है, विंटर रहता है। क्या रहता है दोस्तों, विंटर। लेकिन इस दिन क्या रहता है, हॉट। तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये दूरी है जो लाइटें नहीं पहुंचेंगी, बहुत कम पहुंच रही होंगी, तो ये तो ठंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे गर्म है, तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? नहीं, उल्टा नहीं हुआ। इसका मीनिंग ये है कि जो अर्थ आप जब देखेंगे
इसका एक्सिस ऐसे है, रोटेट ऐसे कर रहा है। तो इस पूरे वर्ष में आप देखेंगे, ठीक है, इस पूरे वर्ष में देखेंगे कभी कभी क्या कुछ ईयर या कुछ मंथ जो है सन की लाइटें जो होती हैं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम आपको इस चीज़ को बता दें अच्छे से ताकि आपको याद रहे। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ का ये होता हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, और एक लाइन ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक ये होता है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ठीक है। तो जब लाइटें, जब आपकी सन की जब लाइटें इधर गिरती हैं तो ये वाला पार्ट आपका नहीं होता है, अंधेरा रहता है। अंधेरा का मतलब इस पर लाइटें टिल्ट पड़ती हैं। और सुनिए, जो ये लाइटें हैं इसको बोलते हैं कर्क रेखा, आप लोग बचपन में याद आ रहा होगा कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा एंड मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यही है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब ट्रॉपिक ऑफ कर्क पे सारी लाइटें पड़ती हैं तो इस पर थोड़ी टिल्ट लाइटें आती हैं मकर रेखा पे। जब मकर रेखा पे पड़ती हैं तो कर्क रेखा पे लाइटें नहीं आती है। बस यही चीज़ है इन दोनों में। जब लाइटें अब बताना, जब लाइटें यहाँ पे गिरने लगेंगी तो यहाँ पे क्या आएगी, टिल्ट आएगी, यानी ठंड का मौसम होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ जनवरी में ठंड होता है। इस समय हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो वो जो सन के फेस से दूर रहता है, थोड़ा हटा रहता है, टिल्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ठंड पड़ती है। और इस समय आप देखिएगा जनवरी, फरवरी और दिसंबर के मंथ के आसपास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आप देखिएगा गर्मी बहुत होता है, हाई टेम्परेचर रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके अपोजिट जाएंगे, अपोजिट देखेंगे 4 जुलाई को, तो हमारे यहाँ क्या रहता है, गर्मी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस समय हमारा जो कर्क रेखा है, यानी ये वाला जो पार्ट है सन की तरफ झुका रहता है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी होती है। और दूर होते हैं इसलिए हमें ज़्यादा उतनी गर्मी नहीं, जितनी महसूस गर्मी ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए पूरे कुछ मंथ तक जंगल जलते रहते हैं, इतनी हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, इस वजह से ये होता है। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। और इनके एवरेज को ही हम बोलते थे बचपन में 15 करोड़ किलोमीटर जो है सन और अर्थ की दूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं लेयर अर्थ के। फिर आगे लेक्चर में मेटेओराइड, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बारे में समझ लेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं अर्थ। तो ये है हमारा धरातल, यानी अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, सतह बोल लीजिए इसको, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की ये सतह है। तो ये सतह जो पृथ्वी की है, इस पे जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, ये बाहर का, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और नेक्स्ट बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आप ये सब लेयर को इंग्लिश में ही याद रखिएगा, आगे भी आपको काम इंग्लिश में ही आएगा। तो इसके बाद आता है मेजोस्फीयर, मध्य वाला मेजोस्फीयर। इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, टेम्परेचर, थर्मो का मतलब टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक्सोस्फीयर, ब्रह्मंडल जिसको बोलते हैं, ब्रह्मंडल, ब्रह्मंडल, स्फीयर, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा, स्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये हमारा अर्थ के सरफेस से जब आप टॉप पे जाएंगे तो ये होता है। अब जब अंतरिक्ष से जब सरफेस की तरफ आते हो तो डेंसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जो डेंसिटी होती है वो बढ़ने लगती है, रो जिसको बोलते हो, रो मतलब रोना नहीं है, डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा घना है, घनापन। तो किसका घना, पेड़ पौधों का? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एंड गैसेस। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी हम क्या देखेंगे, पार्टिकल्स एंड गैसेस। देखिए जो हैवी गैसेस और हैवी
पार्टिकल्स होंगे वो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ के सरफेस के आसपास रहेंगे। तो यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होगा, ट्रोपोस्फियर में, उससे कम स्ट्रेटो, उससे कम मीजो, ऐसे ऐसी डेंसिटी इसकी होती है। तो इसी डेंसिटी से बाहर जाने के लिए, इनसे निकलने के लिए हम अपने रॉकेट को हाई फ्यूल देते हैं ताकि हम इसकी गति को बढ़ा सकें, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, ऐसे सोचो आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, जब आप घर से निकले तो रोड बहुत खाली था तो खूब स्पीड से लेकर गए, जब मार्केट में पहुंचते हो तो क्या रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है लोगों का, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने ब्रेक को, अपने या एक्सेलरेटर को क्या करते हो, आप स्लो करते हो। तो इससे क्या होता है, ताकि आप बच के निकलो इन सारे लोगों से। तो जब बच के निकलोगे तो, लेकिन ये चीज़ें जब अप्लीकेबल करेंगे रॉकेट पे, तो लेकिन हमें इनसे बहुत तेज़ी से निकलना होगा, अगर नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही अर्थ के जो सरफेस है उसके नीचे की तरफ भी लेयर होते हैं। तो कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, ठीक है। पहला लेयर होता है क्रस्ट, यहीं पे हम लिख देते हैं, ये सरफेस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्रस्ट, क्रस्ट। इसके बाद हमारा पार्ट आता है मेंटल, और लास्ट आता है कोर। क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में देते हैं, ऊपर वाले लेयर को हम बोलते हैं अपर मेंटल, और नीचे वाले को बोलते हैं इनर, आउटर या अपर, इनर मेंटल। ऐसे कोर को भी बोलते हैं आउटर, इसको बोलते हैं इनर, या अपर बोल लीजिए इसको, आउटर को। तो ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ में हमने क्या क्या देखा, अर्थ के कुछ फैक्ट देखा, अर्थ के लेयर के बारे में देखा। तो एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें अर्थ के लेयर के बारे में सारे वीडियो बन जाए। आप देखते होंगे एरोप्लेन किस इस लेयर में कहाँ होता है, बादल कहाँ बनते हैं, ठीक, ओजोन लेयर कहाँ पे बिलोंग करता है, सैटेलाइट किस स्फीयर में होता है, और नीचे जाने पे आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज का बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे, और सोचते हैं कि बच्चे कुछ थोड़ा करंट के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है इसमें चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते रहें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आदित्य L1 क्या चीज़ है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।